एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में पढ़ाया है। तो जो जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या आपको पढ़ाया उस वीडियो में। इंटरफेरेंस ऑफ वेव मतलब क्या होता है, जहां पर सुपरपोजिशन और टू और मोर वेव, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, यानी जहां पर वेव मिले। और वेव को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, वाई नेट कैसे निकालते हैं, तो वेक्टरली इनको जोड़ देते हैं, y1 + y2 कर देते हैं, इस तरह से इनको जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि फेज डिफरेंस क्या होता है, फाई की वैल्यू क्या होती है, जिसका एक फार्मूला है k इंटू डेल्टा एक्स, या इसको अगर लिखना चाहें तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। इसको हमने डिराइव किया। फिर उसके बाद हमने बताया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं तो होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी अगर एक एम्पलीट्यूड a1 वाला छोटा है, ये एम्पलीट्यूड है, और इसके बीच में एंगल अगर फाई है, फेज डिफरेंस, तो इसका जो एक्सप्रेशन आता है यही आता है। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यूजिंग ए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द एनी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा, अगर आप इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो आपका यही आएगा, a² = a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला और निकल कर आता है कि एक बार पूछता है अगर टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछे तो क्या होगा। इसमें अगर आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछता है तो इसका भी एक्सप्रेशन आपको लर्न होना चाहिए, a2 sin फाई अपॉन a1 + a2 cos फाई। ये आपका एक नया फार्मूला है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हमने इसके बारे में तो चर्चा कर दिया, इसके बारे में चर्चा कर दिया। फिर उसके बाद हमने इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया, IR = I1 + I2 + 2 रूट में I1 I2 cos फाई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। तो इन सब की चर्चा हमने कर लिया। फिर वहां पर कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो ऐसा सोर्स जो जिसका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो और समय के साथ परिवर्तित ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। ऐसा सोर्स विच डज नॉट वेरी विद टाइम एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। उनके बारे में हमने बात कर लिया। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अब हम बात करेंगे। तो हमने कल के टॉपिक में यही सब कवर किया था कि अगर हमको किसी वेव को मिलाना रहता है तो हमको फाई पता होना चाहिए, डेल्टा एक्स पता होना चाहिए, यानी फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, जिससे आप अपने इंटरफेरेंस यानी वेव को मिलाने का यही प्रोसेस होता है। तो देखिए, वेव को मिलाने के तो प्रोसेस हमने सीख लिए, लेकिन अब वेव के जो इंटरफेरेंस होते हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं। इंटरफेरेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला इंटरफेरेंस हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जिसमें एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, जिसमें इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तब वहां से एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि फाई की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अगर इन्हीं को आप जानेंगे तभी आपको, उसके बाद आता है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तभी आपको वो समझ में आएगा, YDSC जिसको बोलते हैं। तो हमने इतनी बात की, हमने चर्चा की थी कल की क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम इतना इरेज कर देती हैं। एक फार्मूला, ये इसको भी आप नोट आउट कर लीजिए, नया फार्मूला था। तो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं, जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो। अब देखिए, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होते हैं, तो हम अगर एम्पलीट्यूड का, अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। यानी अगर हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम करना है तो क्या करें कि मैक्सिमम हो जाए।
तो देखिए मैक्सिमम करने के लिए हम फेज एंगल को मैक्सिमम करते हैं। तो फेज एंगल क्या है, यहाँ पर फेज एंगल है cos फाई। तो cos फाई को मैक्सिमम करने के लिए तो हम जानते हैं कि cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू होता है +1। अब देखिए, अब cos फाई मैक्सिमम कहाँ कहाँ होता है। अगर हम फाई की बात करें तो cos फाई जो है वो 1 कहाँ होता है। अगर cos थीटा की बात करें तो 1 कहाँ होता है। चलिए फाई को हम थीटा मान लेते हैं अभी। तो आप बोलेंगे 0 पर होता है, 2 पाई पर होता है, 4 पाई पर होता है, 6 पाई पर होता है। यानी अगर cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पर होगी, तो 0, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी अगर हम इसको सीधी सीधी भाषा में बोलना चाहें तो लिख सकते हैं 2n पाई, यानी फाई की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई। लेकिन हम एक फार्मूला भी तो जानते हैं, फाई इज इक्वल टू होता है k इंटू डेल्टा एक्स, जहां पर फाई की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें यहां से तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर हो जाएगी फाई अपॉन 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। अब यहां पर फाई की वैल्यू रख दीजिए 2n पाई अपॉन में 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आएगा n लेमडा। और n स्टार्ट फ्रॉम कहां से, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना रहता है तो वहां पर हम फेज एंगल को मैक्सिमम करते हैं। तो फेज एंगल को मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो cos फाई उसकी वैल्यू को मैक्सिमम करते हैं। तो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो +1 कब होता है, तो 0 पर होता है, 2 पाई पर होता है, 4 पाई पर होता है, 6 पाई पर होता है और 8 पाई पर होता है, ऐसे बढ़ते जाता है, यानी 2n पाई के फॉर्म में रहता है। तो अगर आप देखिए हम एक रिलेशन भी जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू होता है k इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से फाई अपॉन 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए फाई की, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी n लेमडा। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू आगे तक बढ़ता जाएगा। अब बात कर लेते हैं उसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब इसी में तो देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जहां पर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी मिनिमम हो। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को मिनिमम करने के लिए अगर हम रिजल्टेंट इसी का एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पर मिनिमम cos फाई मिनिमम कब होता है, तो -1 पर होता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे आएगी, तो a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब यहाँ पर भी फेज एंगल का रूल आएगा। तो फेज एंगल मिनिमम कब होगा, जो -1 पर होगा। तो -1 कब आता है, अगर हम पूछे फाई की वैल्यू -1 कब आती है, तो आती है पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, यानी ये 2n-1 पाई के फॉर्म में रहेगा फेज की वैल्यू पूछे। तो अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू इसी तरह निकालें तो हम जानते हैं रिलेशन फाई इज इक्वल टू होता है k इंटू डेल्टा एक्स, वेयर k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, फाई अपॉन के, फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 2n-1 फाई, 2n-1 यहाँ पर पाई होगा, 2n-1 पाई अपॉन 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। तो यहां से देखिए क्या आएगा एक्सप्रेशन, यहां से आप करेंगे तो यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट इंटेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 2n-1 पाई बाई 2, यही एक्सप्रेशन आएगा इसका। यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2n-1 पाई बाई 2, और यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए अभी तक हमने क्या बात किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो उसको मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फेज एंगल होगा उसको मैक्सिमम करेंगे। तो फेज एंगल को मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, फेज एंगल मैक्सिमम कब होता है, तो +1, यानी जब cos फाई की वैल्यू +1 हो। तो cos फाई +1 कब होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अप टू 2n पाई के फॉर्म में। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू हो जाएगी लास्ट वाली 2n पाई। तो देखिए सिंस हम रिलेशन जानते हैं फाई इक्वल टू होता है k इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर फाई और k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फाई अपॉन 2 पाई बाई लेमडा। तो फाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2n पाई अपॉन
2 पाई बाई लेमडा, तो वैल्यू आएगी n पाई। और n स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? n स्टार्ट होना चाहिए 1 2 3 4 0 1 2 3 4, यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए। यानी डेल्टा एक्स, यानी इसका मतलब क्या है? डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन हो गया, पाथ डिफरेंस। और ये क्या है? फेज डिफरेंस। तो ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। तो मिनिमम करने के लिए cos फाई की वैल्यू क्या कर दीजिए आप? मिनिमम। तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो -1 करने के लिए cos मिनिमम -1 कहाँ कहाँ होता है? तो हम जानते हैं cos मिनिमम होता है पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, 7 पाई पर, 9 पाई पर, यानी 2n-1 पाई के फॉर्म में। यानी अगर हम यहाँ से डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं? फाई अपॉन के। फाई की वैल्यू रख देंगे 2n-1 पाई, और यहाँ पर के की जगह रख देंगे 2 पाई बाई लेमडा, तो वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स की 2n-1 पाई बाई 2। और n स्टार्ट फ्रॉम होना चाहिए 1 2 3 4 अप टू बढ़ते आगे रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब इसके बाद हम उसी की बात करेंगे, तो आप इतना नोट आउट कर लीजिए। अब इसके बाद बात करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या होगा इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो हम उसकी बात करेंगे। तब तक आप इतना नोट आउट कर लीजिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू को ज्ञात करेंगे कितनी आती है। इसमें मैक्सिमम होती है और इसमें मिनिमम होती है। तो देखिए मैक्सिमम होने के लिए cos फाई की वैल्यू यहाँ पर +1 है। तो अगर हम AR का वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा? ये A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 हो जाएगा ये। यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी A1 प्लस A2 आ जाएगी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। वहीं इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस रूट में 2 रूट I1 I2। cos फाई की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो cos फाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर +1 रहेगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू होगी जो कि मैक्सिमम होगी। और एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर क्या होगा? जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने निकाला है ये भी मैक्सिमम होगा। अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो गया? जहाँ पर दोनों मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। वहीं अब इसकी बात कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर cos फाई की वैल्यू हो जाएगी -1, तो हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2। यानी यहाँ से AR की वैल्यू क्या आ जाएगी? AR का स्क्वायर हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 माइनस A2। और ये कैसी होगी? ये आपकी मिनिमम होगी। वही इंटेंसिटी की बात करें तो हम जानते हैं IR इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2। cos फाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -1। cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो यहाँ पर -1 रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। तो IR का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? यहाँ से अंडर द रूट ऑफ I1 माइनस अंडर द रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई जो कि क्या होगी? मिनिमम होगी। तो देखिए यही था आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जहां पर आपका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो और उनका एक्सप्रेशन ये आ गया। वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं? जहां पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम हो और इसका एक्सप्रेशन ये आ गया। अब उसके आगे हमने फिर बात क्या किया था? वहां पर हमने बात किया कि पाथ डिफरेंस क्या आता है? तो 2n पाई आता है। और उसके बाद अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, यानी फेज डिफरेंस की बात करें, देखिए पाथ डिफरेंस यहाँ पर क्या आया था? n लैम्डा। और फेज डिफरेंस क्या आया था? 2n पाई। वही इसकी बात करें तो इसका जो फेज डिफरेंस था वो आया था 2n-1 पाई बाई 2। 2n-1 पाई आया था इसका। देखिए इसका फेज डिफरेंस यानी फाई की वैल्यू क्या आई थी? 2n-1 पाई। ये भी नोट कर लीजिए। और अगर डेल्टा एक्स की बात करें तो क्या आया था? 2n-1 पाई बाई 2, यही आया था डेल्टा एक्स की वैल्यू। वही इसकी बात करें तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या आया था? 2n पाई
और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आया था एन लेमडा। और एन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 1 0 1 2 3। और यहाँ पर एन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एन स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पर 0, यहाँ पर पहला एन स्टार्ट होना चाहिए 1 2 3। इस तरह से हमने इन सभी चीज़ों की बात कर लिया। रिजल्टेंट ये आपका फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस का एक्सप्रेशन ये हो गया और पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन ये हो गया। तो यही था आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको मैंने आपको इन डिटेल बता भी दिया है। अब इसी के हेल्प से आप YDSC अगर आप इसको पूरी तरह से समझे रहेंगे तो वहाँ से आपको जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है वो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।